वेलकम बैक टू चॉक एंड स्लेट। वी आर बैक अगेन विथ एन अमेजिंग वीडियो। जैसा कि आप टॉपिक देख ही सकते हैं, हम लोग इस वीडियो से स्टार्ट करने वाले हैं जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर पूरी एक सीरीज़। इस सीरीज़ में हम जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बहुत अच्छे से डिटेल में सीखेंगे और एक एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से जानेंगे। और तो आप इस सीरीज़ के साथ बने रहना, और वीडियोस में भी थोड़ी लंबी हो जाए बट पेशेंस रखना। इस सीरीज़ को देखने के बाद आपको जावा में बिल्कुल भी कन्फ्यूजन नहीं बचेगा और आप एक जॉब रेडी जावा प्रोग्रामर बन जाओगे। अगर आप अभी क्लास 8, 9, 10, 11, 12 में भी हो तो आप अपने क्लास के कॉन्सेप्ट्स तो सीखोगे ही, हायर लेवल कॉन्सेप्ट भी सीख जाओगे। तो इस प्लेलिस्ट को कोई भी देख सकता है। तो इतना ही कहना चाहूँगा कि जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को ज़रूर से दबाना, बिकॉज तभी आपको ऐसे अमेजिंग वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर से ज्वाइन करो, वहाँ पे आप हमसे 1-to-1 इंटरेक्ट कर सकते हो, अपने डाउट्स को हमसे पूछ सकते हो, और ऐसे अमेजिंग कंटेंट से रिलेटेड बहुत सारे इन्फॉर्मेशन वहाँ शेयर होते रहते हैं। तो जावा पे हम लोग बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं, बहुत सारा प्रैक्टिकल करने वाले हैं, बट उन सब से पहले हमें थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जानना होगा, थोड़ा हिस्ट्री जानना होगा, बिकॉज तभी हमें सब कुछ अच्छे से समझ में आएगा और इंटरेस्टिंग लगेगा। तो बिल्कुल बिगनर से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कि ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, व्हाट इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, तो व्हाट इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जानने से पहले एक सिंपल सी वर्ड को पकड़ो, ये जो लैंग्वेज क्या है? अ मीन्स टू कम्युनिकेट। जैसे मैं अभी आपसे हिंदी में बात कर रहा हूँ, आप इंग्लिश में बात कर सकते हो, गुजराती, मराठी, किसी भी भाषा में आप बात करते हो। तो लैंग्वेज क्या है? मीन्स टू कम्युनिकेट, जिसके ज़रिए आप अपनी बात किसी और को बताते हो और वो अपनी बात आपको बताता है। तो लैंग्वेज इज़ अ मीन्स टू कम्युनिकेट। तो अब दूसरी बात ये समझो कि कंप्यूटर क्या है? एक हार्डवेयर है जिसके पास मेमोरी है ना, जिसके पास प्रोसेसिंग की पावर है, जिसके पास इनपुट है, मतलब इनपुट लेने की एक तरह से क्षमता है जिसके पास, और ये आउटपुट दे सकता है। तो ये जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर अपने आप कुछ वर्क नहीं करता ना, हम उसे इंस्ट्रक्शन देते हैं, तब वो उसे प्रोसेस करके एक आउटपुट देता है हमें। ठीक है, हम उसे कुछ इंस्ट्रक्शन देते हैं, अपने बात को समझाने के लिए हमें कंप्यूटर को एक तरह से इंस्ट्रक्शन देना पड़ता है। तो कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देने के लिए, और एकदम सिंपली पुट करें तो कंप्यूटर से कम्युनिकेट करने के लिए हम यूज़ करते हैं एक लैंग्वेज जिसका नाम है, जिसे हम कह सकते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज अ वे via which we communicate with the computer, or we can simply put that we are actually interacting with the computer or instructing the computer to do something, है ना। चलो, तो सीधी भाषा समझ में आ गई कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है। तो एक ज़रिया है जिससे हम लोग कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, ये तो सब जानते ही होंगे कि कंप्यूटर के अंदर में जो हार्डवेयर है उससे कुछ काम नहीं होता, उसके अंदर सॉफ्टवेयर्स होते हैं, है ना। अब सॉफ्टवेयर सबको पता ही होगा, चाहे वो कोई गेम हो या कोई, आप सपोज़ कैलकुलेटर ही यूज़ कर रहे हो, या फिर आप कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो, सपोज़ आपके स्कूल के लाइब्रेरी मैनेजमेंट का एक सॉफ्टवेयर हो, है ना। तो जो भी है ये सब एक सॉफ्टवेयर्स है। तो ये सब जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं, इन सॉफ्टवेयर्स में लिखा क्या रहता है? कोड्स ही तो लिखे होते हैं। इन सॉफ्टवेयर में कुछ इंस्ट्रक्शन लिखे होते हैं, तभी ये सॉफ्टवेयर आपकी बातें समझ पाता है। जैसे आप सॉफ्टवेयर में सपोज़ लिखते हो कि 20 फिर प्लस लगाते हो 30 इज इक्वल्स टू 50 दे देता है वो। तो सॉफ्टवेयर आपकी बातों को समझ रहा है। आपने 20 डाला तो उसने इनपुट 20 ले लिया, आपने प्लस डाला तो वो समझ गया कि एडिशन करना है, आपने 30 डाला तो उसने ऐड करके आंसर दे दिया, तो वो आपकी बातों को समझ पा रहा है। तो सॉफ्टवेयर कैसे समझ पा रहा है? तो एक्चुअली सॉफ्टवेयर है क्या? तो वो कुछ नहीं, एक तरह से कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स है। और ये प्रोग्राम्स लिखे किस में गए हैं? तो प्रोग्राम्स को जिस लैंग्वेज में लिखा गया है वही है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, वेरी सिंपल। तो इतना समझ में आ गया कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मदद से हम लोग वही कोडिंग के ज़रिए सॉफ्टवेयर्स बनाते हैं। टू पुट इट वेरी सिंपल, सॉफ्टवेयर्स क्या है? तो बहुत सारे प्रोग्राम से मिलकर बनता है, बस ऐसे कह सकते हैं। तो अब ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है ये हम लोग समझ गए। ठीक है, तो चलो अब थोड़ा सा कंप्यूटर के बारे में जानते हैं। अब ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के भी टाइप होते हैं। ठीक है, असेंबली लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज। सबसे पहले लो लेवल आता है, तो एक हुआ लो लेवल लैंग्वेज, ठीक है, एक हुआ असेंबली लैंग्वेज, और एक होते हैं आपके HLL हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, चलो, तो जो आपकी लो लेवल लैंग्वेज होते हैं, इसको हम लोग अदर वर्ड्स में मशीन लैंग्वेज भी कहते हैं। ठीक है, तो हमने ये तो समझ लिया कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है। तो ये एक वो जरिया है जिसके मीन से हम लोग एक तरह से कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं और कंप्यूटर से अपने काम करवा सकते हैं, और वी कैन सिंपली पुट हम लोग सॉफ्टवेयर्स बना रहे हैं। ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के मदद से। ठीक है,
तो अब ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की भी टाइप है, लो लेवल लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है। तरह तरह के लैंग्वेज होते हैं ना, वैसे ये भी 3 तरह के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी। तो अब ये लो लेवल लैंग्वेज या मशीन लैंग्वेज क्या है? तो देखो, कंप्यूटर असल में बना है सिर्फ हार्डवेयर से ही। तो अगर आप एक कंप्यूटर को खोल दो तो उसमें आपको मदरबोर्ड नज़र आएंगे, बहुत सारे सॉकेट्स नज़र आएंगे, कुछ वायर्स नज़र आएंगे, है ना, इस तरह की चीज़ें ही नज़र आने वाली है। तो कंप्यूटर असल में बना हुआ है पूरी तरह से हार्डवेयर से, ठीक है। तो इन हार्डवेयर्स को जो बहुत अच्छे से समझता था, जो कंप्यूटर के पूरे डिज़ाइनिंग को जानते थे जो लोग, वो लोग लो लेवल लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि लो लेवल लैंग्वेज में कुछ नहीं है, सिर्फ 0 और 1। यहाँ पे 0 इंडिकेट करता है एक स्टेट को, 1 इंडिकेट करता है एक अनदर स्टेट को। तो ये लो लेवल लैंग्वेज पे वही लोग कोड करके सॉफ्टवेयर बना सकते हैं या कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं जिन्हें कंप्यूटर के हार्डवेयर का अच्छा खासा नॉलेज हो। बट विद द एडवेंट ऑफ टाइम की बहुत ज़्यादा ही कंप्यूटर्स पॉपुलर हो गए और इतने ज़्यादा सॉफ्टवेयर बनने लगे, तो अब कुछ चुनिंदा लोग जो कंप्यूटर को बहुत अच्छे से जानते हैं, अगर वही लोग कोड लिखते रहते तो ये मुश्किल था इसने बढ़ते हुए कंप्यूटर को संभाल पाना। तो इसीलिए लो लेवल लैंग्वेज में कोड लिखना हो गया बहुत मुश्किल, क्योंकि हर एक लोगों को कंप्यूटर को इतना इन डेप्थ नॉलेज नहीं होता है। तो फिर आया आपका असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज लो लेवल लैंग्वेज के मुकाबले थोड़ा इजी था। इसमें यूज़ होते हैं आपके निमोनिक कोड्स, ठीक है। असेंबली लैंग्वेज लो लेवल लैंग्वेज के मुकाबले थोड़े ईजियर थे। इसमें निमोनिक कोड्स यूज़ होते थे और इसके ज़रिए आप कोडिंग कर सकते हो। अब जो हमारा कंप्यूटर का हार्डवेयर है वो डायरेक्टली समझ सकता है सिर्फ मशीन लैंग्वेज को, ठीक है। तो कंप्यूटर का हार्डवेयर आपका सिर्फ समझ सकता है किसको? मशीन लैंग्वेज को। बट अगर आप कोड कर रहे हो असेंबली लैंग्वेज में तो ये हार्डवेयर कैसे समझेगा? तो उस समय हम लोग फिर यूज़ करते थे असेंबलर का। अब ये असेंबलर क्या है? तो आप सीधी सी भाषा में ऐसा समझो कि किसी एक पर्सन को आता हो इंग्लिश, दूसरे पर्सन को आता हो फ्रेंच, और बीच में एक पर्सन है जिसको इंग्लिश भी आता है और फ्रेंच भी आता है। तो ये जो बीच वाला पर्सन है वो इंग्लिश वाले की बात फ्रेंच वाले को समझा देता है फ्रेंच में कन्वर्ट करके, और फ्रेंच वाले की बात इंग्लिश वाले को समझा देता है इंग्लिश में कन्वर्ट करके। तो यही काम था, समझ लो, हमारे असेंबलर का, जो ये असेंबली लैंग्वेज के निमोनिक कोड्स को कन्वर्ट कर देता था मशीन लैंग्वेज में और कंप्यूटर को फेच कर देता था, और कंप्यूटर जो आउटपुट देता है उसे फिर असेंबली लैंग्वेज के में कन्वर्ट कर देता था, ठीक है। तो जब असेंबली लैंग्वेज भी उतना ईजियर नहीं था और उतना पॉपुलर नहीं था, तो एट लास्ट आया हमारा हाई लेवल लैंग्वेजेस। हाई लेवल लैंग्वेजेस मतलब जो हम लोग यूज़ करते हैं कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देने में और जिससे बस हम लोग सीख कर बहुत ईजिली कोड कर सकते हैं। बहुत सारे हाई लेवल लैंग्वेजेस है मार्केट में, जैसे जावा है, पाइथन है, सी है, C++ है, .NET है और मेनी मोर, ठीक है। तो ये सब है हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। ये सब जो हाई लेवल इन्हें क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये आम बोलचाल की जो भाषा है उसी में इनके इंस्ट्रक्शन लिखे गए हैं। मेरा कहने का मतलब है जैसे कि चाहे वो जावा हो, जैसे जावा का एग्जांपल पकड़ते हैं। अब जावा में कोई इंस्ट्रक्शन लिखना है, सपोज हम लोग लिखते हैं सिस्टम, हम लोग लिखते हैं क्लास, हम लोग लिखते हैं प्रिंट, तो ये सब इंग्लिश के ही वर्ड्स है ना। तो इस प्रोग्राम, ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सिंटेक्स है वो इंग्लिश के वर्ड्स, इंग्लिश के ही सिम्बल्स, वो सबसे मिलकर बना है। तो इसीलिए हाई लेवल लैंग्वेज ऐसा लैंग्वेज है जो यूज़र समझ सकता है। यूज़र समझता है अच्छा मुझे कुछ प्रिंट करवाना है तो मैं प्रिंट लिखूंगा, मुझे कुछ इनपुट लेना है तो मैं इनपुट लिखूंगा, इस तरह से कुछ, ठीक है। तो हाई लेवल लैंग्वेज क्या? इंग्लिश लैंग्वेज में ही लिखा गया है, मतलब इंग्लिश के ही वर्ड, सिंबल्स, वो सब उसमें यूज़ हुए हैं, ठीक है। अब हाई लेवल लैंग्वेज क्या कंप्यूटर समझ सकता है डायरेक्टली? यानी हम लोग अगर एक प्रोग्राम बनाए जो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा हो, ठीक है। अब मैं ये इरेज कर देता हूँ। आप ऐसा समझो कि मैं कोई प्रोग्राम बना रहा हूँ जो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा हुआ है। ये मेरा पूरा प्रोग्राम है जो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा हुआ है और ये प्रोग्राम मुझे कुछ करके देगा। अभी के लिए हम लोग समझते हैं कि ये प्रोग्राम मुझे बच्चों के मार्क्स का एवरेज निकाल के देगा। तो ये प्रोग्राम तो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा गया है, बट हमें इंस्ट्रक्शन देना है कंप्यूटर को, और कंप्यूटर सिर्फ एक ही चीज़ समझता है जो कि है मशीन लैंग्वेज। तो अब क्या किया जाएगा? तो बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे भी एक ट्रांसलेटर का यूज़ होगा, ठीक है। अब ये ट्रांसलेटर दो तरह के हो सकते हैं, कंपाइलर या इंटरप्रेटर, ठीक है। ये लोग दोनों क्या है? लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स है। ये लोग का क्या काम है? तो ये लोग हाई लेवल लैंग्वेज को आपके मशीन लैंग्वेज में बनाएगा ताकि कंप्यूटर समझ सके, और कंप्यूटर के आउटपुट जो मशीन लेवल लैंग्वेज में उसे हाई लेवल लैंग्वेज में वापस बना देगा, ठीक है। और ये कंपाइलर इंटरप्रेटर क्या है ये भी हम लोग आगे जाकर सीखेंगे। बस इतना समझो कि ये लोग लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स हैं जो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में बना के कंप्यूटर्स को दे देते हैं, और कंप्यूटर के जो आउटपुट है जो कि मशीन लैंग्वेज में है उसे हाई लेवल लैंग्वेज में बनाकर हमें दे देता है।
तो हम लोगों को मशीन लैंग्वेज से कोई लेना देना नहीं, असेंबली लैंग्वेज से कोई लेना देना नहीं, हम लोग सीखने वाले हैं हाई लेवल लैंग्वेजेस। हाई लेवल लैंग्वेज बहुत टाइप के होते हैं, जिसमें जैसे कि नॉर्मल लैंग्वेज भी बहुत तरह के होते हैं, हिंदी हो, इंग्लिश हो, गुजराती हो, मराठी हो, बंगाली हो, वैसे ही हमारे हाई लेवल लैंग्वेजेस भी वेरियस टाइप्स के होते हैं। उसमें से एक है हमारा जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो हाई लेवल लैंग्वेज है, जिससे हम लोग मशीन लेवल लैंग्वेज में जो कन्वर्ट होता है कंपाइलर और इंटरप्रेटर के मदद से। ठीक है, चलो, तो हाई लेवल लैंग्वेज क्या है हम लोग ये भी समझ गए। हम लोग हाई लेवल लैंग्वेज को अगर सीख जाएं तो हम लोग कोड्स को लिखेंगे उस लैंग्वेज के सिंटेक्स में। जैसे सपोज हम लोग इंग्लिश जब सीख गए थे, ABCD हम लोग लिखना सीख गए थे, इंग्लिश के रूल सीख गए थे, तो हम लोग पैसेज लिख सकते हैं ना, लाइक माई नेम इज़ अभिषेक, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं ना। तो ये चीज़ हम लोग क्यों लिख पा रहे हैं? क्योंकि हम लोग इंग्लिश सीख चुके हैं। तो वैसे ही जब हम लोग हाई लेवल लैंग्वेज सीख जाएंगे, सपोज हम लोग जावा सीख जाएंगे, तो जावा के मदद से हम लोग प्रोग्राम्स बना सकते हैं और कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम से बनेगा हमारा सॉफ्टवेयर। यानी हम लोग एक सॉफ्टवेयर बना सकते हैं जिसे हम खुद भी यूज़ कर सकते हैं, लोग भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम लोग यूज़ करते हैं बहुत सारे सॉफ्टवेयर, फॉर एग्जाम्पल एक कैलकुलेटर, मोबाइल पर हमारा एक कैलकुलेटर है सपोज, तो वो भी एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है, जो किसी न किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे लिखा गया है। चलो, तो हम लोग हाई लेवल लैंग्वेज क्या है ये भी सीख गए। हम ये भी समझ गए कि हाई लेवल लैंग्वेज में हम लोग डायरेक्टली हमारी कंप्यूटर को फेच नहीं कर देते हाई लेवल लैंग्वेज, असल में वो लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स की मदद से जाता है। अब लैंग्वेज ट्रांसलेटर भी दो तरह के होते हैं, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। इतना सा समझ लो बस, जो मेरा हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा गया कोड है, ठीक है, वो सारे कोड को एक बार में एग्जीक्यूट करता है हमारा कंपाइलर। जैसे ही कोई सपोज यहाँ पे 100 लाइन्स ऑफ कोड है, ठीक है, ये सबको पढ़ता है, और मान लो 97th लाइन पे भी अगर एरर आ गया तो ये उस एरर को थ्रो कर देता है और कुछ भी आउटपुट नहीं मिलता हमें, ये डायरेक्ट एरर दे देता है। लेकिन इंटरप्रेटर में वैसा नहीं है। इंटरप्रेटर में क्या होता है कि लाइन बाय लाइन एक एक लाइन को पढ़ता है, उसे मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। सपोज पहली लाइन को कन्वर्ट किया, उस पर कोई एरर नहीं था तो उसके लिए उसने आउटपुट दे दिया, फिर सेकेंड लाइन को कन्वर्ट किया, उसके लिए आउटपुट दे दिया, थर्ड लाइन को कन्वर्ट किया, उसके लिए आउटपुट दे दिया। सपोज फोर्थ लाइन में एरर आया, तब वो रुकेगा फोर्थ लाइन पे और हमें बताएगा कि एरर आया। बट इंटरप्रेटर वैसा कंपाइलर वैसा नहीं है। कंपाइलर सबको एक साथ पढ़ता है, अगर कोई भी एरर है तो वो कुछ रिटर्न नहीं करता, बस एरर रिटर्न करता है। ठीक है, चलो, तो हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ओवरऑल समझ गए। हम लोग ये भी समझ गए कि हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, हमने देख लिया मशीन लेवल लैंग्वेज क्या होता है, असेंबली लैंग्वेज क्या होता है, और कंपाइलर और इंटरप्रेटर का कॉन्सेप्ट भी हम लोग सीख चुके हैं। ठीक है, तो चलो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे बिल्कुल जावा से। ठीक है, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम लोग सीखने वाले हैं जावा। तो अगर आपसे मैं पूछूं कि जावा क्या है, तो अभी आप लोग बोल सकते हो कि जावा इज़ अ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कोई पूछ लेगा कि ये हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है, तो ये भी आप बता सकते हो कि हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो ह्यूमन रीडेबल होता है, ईजियर होता है, और वो लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स की मदद से मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट होता है, और फिर जो टास्क है वो परफॉर्म करता है और आउटपुट वापस से हाई लेवल लैंग्वेज में हमें मिल जाता है। ठीक है, चलो, अगर आपसे पूछा जाए कंपाइलर और इंटरप्रेटर क्या है और उनके बीच का डिफरेंस क्या है, तो वो भी आप समझ चुके हो। ठीक है, तो चलो अब जावा की हिस्ट्री पे नहीं जाते कि जावा किसने बनाया, क्या बनाया, वो आप लोग इंटरनेट में देख सकते हो। ठीक है, तो जावा एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अच्छा, अब थोड़ा सा हम लोग जावा के बारे में अच्छे से जानते हैं। हम लोग जावा के डेफिनेशंस को भी बहुत अच्छे से ब्रेक कर करके पढ़ेंगे। तो अभी आपने जाना कि जावा इज़ अ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। बस इसमें मैं एक वर्ड और ऐड करना चाहूँगा कि जावा इज़ अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, क्या है? जावा एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब क्या हुआ? ठीक है, तो देखो, सबसे पहला कॉन्सेप्ट हम लोग सीखे थे कि हाई लेवल लैंग्वेज में हम लोग जो प्रोग्राम लिखते हैं वो कन्वर्ट होता है मशीन लेवल लैंग्वेज में, उसके बाद जो भी उसे परफॉर्म करना है वो परफॉर्मेंस होता है, फिर आउटपुट वापस से हाई लेवल लैंग्वेज में मिल जाता है। ठीक है, अच्छा, बट ये जो मशीन लैंग्वेज है हमारा, मशीन लैंग्वेज, ये आपका कंप्यूटर टू कंप्यूटर वेरी कर सकता है। कंप्यूटर से कंप्यूटर, मेरे कहने का मतलब है प्लेटफॉर्म टू प्लेटफॉर्म, और इन सिंपल वर्ड्स आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से मशीन लैंग्वेज वेरी करेगा। मतलब कि किसी पर्टिकुलर प्रोग्राम का अगर हम लोग मशीन लैंग्वेज बनाएंगे, आई मीन किसी पर्टिकुलर प्रोग्राम को हम लोग मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करेंगे, तो वो चीज़ आपका सपोज विंडोज़ है तो उसके लिए मशीन लैंग्वेज अलग होगा,
अगर आपका मैक है तो उसके लिए मशीन लैंग्वेज अलग होगा, अगर आपका क्या कह सकते हैं आप यूनिक्स है या लिनक्स है तो वो सब के लिए आपका मशीन लैंग्वेज अलग होगा, ठीक है। तो यानी कोई पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, सपोज किसी पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम लोग कोड लिखते हैं, ठीक है, और उसी कोड को अगर हम लोग चाहेंगे कि वो हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम वाले कंप्यूटर में चल जाए तो वैसा नहीं होगा, बट जावा के केस में ऐसा नहीं होता। जावा एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, यानी कि आपने किसी पीस ऑफ कोड को जावा में लिखा तो उसके बाद आप उसी पीस ऑफ कोड को विंडोज़ में भी चला सकते हो, मैक में भी चला सकते हो, लिनक्स में भी चला सकते हो और दूसरे प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स में भी चला सकते हो। यानी कि जावा को इसीलिए प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट कहा जाता है कि जावा पे लिखा हुआ सोर्स कोड ओएस पे डिपेंड नहीं करता, वो इंडिपेंडेंटली हर एक ओएस पे सेम पीस ऑफ कोड चल जाता है। अच्छा, क्यों चल जाता है उसका भी एक रीज़न है जो हम लोग देख ही लेते हैं। देखो, ये भी अब ध्यान से सुनना। देखो, जावा के फीचर्स भी हम लोग एक तरह से सीखते जा रहे हैं। तो जावा हम लोग सीख गए कि प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, यानी जावा का जो सोर्स कोड होता है वो मैक ओएस पे भी चल जाएगा, विंडोज़ पे भी चल जाएगा, लिनक्स पे भी चल जाएगा, सब पे चल जाएगा, ठीक है। चलो, ये तो हम लोग समझ गए। अब क्यों चल जाएगा, मतलब दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट नहीं है तो जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट कैसे है, तो ये भी देखते हैं। तो जावा का जो मेरा कोड है हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा हुआ, असल में वो डायरेक्टली मशीन लैंग्वेज में नहीं बनता, ठीक है, क्योंकि ये जो मशीन लैंग्वेज है ये तो डिफरेंट ही रहेगा। मैक के लिए ये अलग होगा, विंडोज़ के लिए अलग होगा और लिनक्स के लिए अलग होगा, ठीक है। ये जो मेरा मशीन लैंग्वेज है, मशीन लैंग्वेज में जो पर्टिकुलर कोड है वो अलग अलग ही होगा। तो असल में जावा के केस में क्या होता है, जो हम लोग हाई लेवल लैंग्वेज में कोड लिखते हैं उसे जावा का जो कंपाइलर है, कंपाइलर क्या होता है आप लोग को पता ही है, तो जावा का जो कंपाइलर है वो उसे कन्वर्ट करके बाइट कोड में बनाता है, ठीक है। अब ये बाइट कोड जो है वो सेम होता है, आपका मैक ओएस हो या विंडोज़ हो या लिनक्स हो, सबके लिए ये बाइट कोड सेम होता है। तो अगर आप इस बाइट कोड को मैक ओएस में शेयर कर दो, विंडोज़ में शेयर कर दो, लिनक्स में शेयर कर दो, वो सेम ही रहेगा। अब इस बाइट कोड को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, इस पर्टिकुलर बाइट कोड को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है जावा के साथ आने वाला JVM, जिसके बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे, जावा वर्चुअल मशीन, और वो उसे मैक ओएस के हिसाब से, विंडोज़ के हिसाब से और लिनक्स के हिसाब से अलग अलग बनाता है, ठीक है। तो इसी वजह से जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, क्योंकि वो डायरेक्टली हाई लेवल टू मशीन लेवल लैंग्वेज में जाता ही नहीं है। वो हाई लेवल लैंग्वेज से पहले बाइट कोड बनता है, ये बाइट कोड हर एक ओएस के लिए प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। अब इस बाइट कोड को मशीन लेवल लैंग्वेज में बनाता है जावा के साथ आया हुआ JVM, जावा वर्चुअल मशीन, जो कि अलग अलग ओएस के हिसाब से अलग अलग होता है, ठीक है। चलो, तो अब हमें अगर जावा सीखना है, जावा में कोडिंग करनी है, तो जावा को अपने सिस्टम में लेना भी पड़ेगा, ठीक है। तो हमें अगर जावा में कोडिंग करनी है तो हमें क्या करना होगा, जावा के ऑफिशियल वेबसाइट से जाकर, ठीक है, जो मैं अभी प्रैक्टिकली दिखाऊंगा, ऑफिशियल वेबसाइट में हमें जाना है और वहाँ से जावा को डाउनलोड करना है